बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस.के. न्याज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया कार सरदार खान न्याई साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बिज़नेस रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, स्पेशली वो मुलाकात जिसमें बिज़नेस रहनुमाओं ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ क्या बात की है? क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है या क्या करना चाहती है, और कितना रिलीफ इस बजट में जो है वो बिज़नेस में काम क्लास को जो है वो मिलेगा? इस हवाले से ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, गिलगित में इलेक्शंस की बात हो रही है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो गिलगित के एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँचे थे और वहाँ पे उनकी तकारीर जारी हैं, बिलावल भुट्टो की तकारीर जारी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 266 आज़ाद उम्मीदवार। गिलगित में हुकूमत किसको मिलती है ये तो अवाम ही बताएंगे, लेकिन उनके मसाइल पे इन जमातों ने क्या किया, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे और ओवरऑल इकॉनमी जो है पाकिस्तान की उस पर तफसील में बात करेंगे। ज़रा बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस.के. न्याज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया कार सरदार खान न्याई साहब। न्याई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है सरदार ताहिर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सरदार ताहिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नामवर नाम अज़हर सदीक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है जूम पे। अज़हर सदीक साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी न्याई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब अज़हर सदीक साहब और जनाब सरदार ताहिर साहब, आप बजट की आमद है और हम ज़्यादातर तो इस टाइम इंटरनली तौर पे, एक्सटर्नली तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम है और बहुत अच्छे हालात हैं हमारे। इंटरनली हमारे हालात ठीक नहीं हैं तो बजट को देख रहे हैं कि किस तरफ जाता है। तो आप बताएं कि आप, मेरा ख्याल है रियल स्टेट को इस दफ़ा कुछ न कुछ बेहतर करने लगे हैं। थैंक यू वेरी मच जी न्याई साहब। आप चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, आईसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, आपको बहुत रियल स्टेट के हेड है, रियल स्टेट के चेयरमैन है ना जी? मैं प्रेसिडेंट हूँ जी इस्लामाबाद की रियल स्टेट एसोसिएशन का, और फिर पूरे पाकिस्तान की है हमारी रियल स्टेट फेडरेशन है उसका, और फिर इस्लामाबाद चैम्बर का। तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने चैम्बर प्रेसिडेंट्स को और बिजनेस लीडर्स को मदऊ किया था अपने पास पीएम हाउस में। यही प्री बजट डिस्कशन थी, कंसल्टेशन थी, और पीएम साहब ने एक जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें से हर एक की बात को बड़ी गौर से सुना और कुछ की चीज़ों के तो मौके पे अहकामात भी जारी किए, और कुछ बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं जो ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके थे उनके ऊपर भी गुफ्तगू हुई, जिसमें आपको पता है कल आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि फ़िनांस मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ के मोस्टली जो मिनिस्टर साहिबान थे वो मौजूद थे। तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उसमें हमें डायरेक्शन नज़र आई कि एक्सपोर्ट लेड जो इकॉनमी है गवर्नमेंट चाहती है कि उस तरफ मूव किया जाए। और उसके अलावा यहाँ क्या ये जो फार्मर्स हैं जो पाकिस्तान में पैसा लाना चाह रहे हैं, जो हालात मौजूदा की वजह से, तो इसमें उन्होंने कोई पजीराई उनकी या उनको सिलसिला, क्योंकि वो ज़्यादातर रियल स्टेट में जाते हैं जी, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पैसे उनको मंगवाने के लिए सहूलत दी है गवर्नमेंट ने, और वो उससे कल फिनांस मिनिस्टर साहब बता रहे थे कुछ 320 बिलियन के करीब उसमें आया है। तो लोग यहाँ पे, हमें यहाँ पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एक्चुअली देना है, तो तब लोग जो हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट आती है, और फिर पॉलिसी हो और पॉलिसी की कंसिस्टेंसी हो तो फिर लोग जो है वो आपके ऊपर एतमाद करते हैं और अपना जो सरमाया है वो उस तरफ, वो उस जगह पे लेके आते हैं जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो, जहाँ पॉलिसीज़ भी हों और पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी भी हो। तो इस सिलसिले में पीएम साहब का भी यही विज़न था कि जो हमारा इस वक्त तक बैरूनी महाज के ऊपर जो हमें कामयाबियाँ मिली हैं उनको ट्रांसलेट होना चाहिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
और हमारे नहीं, ये तो हम रोज़ाना बात करते हैं ना कि बैरूनी मामला तो बहुत कामयाब हुए हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो कामयाबी हासिल करने वाले हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, लेकिन CDF मेन साहब। आदमी जो है वो CDF साहब, वो मेन जो आदमी है हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, जी जी, जिन्होंने एक्सटर्नल मामलात हमारे नंबर 1 पे ले गए हैं। इंटरनल मामलात हम रोज़ाना प्रोग्राम में ये कहते हैं कि वो ठीक नहीं हैं, उनको कैसे ठीक करोगे? जी। अगर आपकी मुलाकात हुई है तो आपको लोगों को हकीकत बतानी चाहिए थी। देखिए सर, हमने तो ये हकीकत कहा कि इतनी जो बेरोजगारी है, इतनी गुर्बत है जिसकी इंतहा नहीं है, इतनी महंगाई है जिसकी इंतहा नहीं है, ज़मीन का जो है वो कोई जो है रियल एस्टेट का तो काम ही बंद है, और उनको बताना था जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दोबारा बात करें तो इस पे उनको ये बताना था कि अगर वो शहबाज शरीफ की बार को जायदाद है, अगर नवाज शरीफ की जायदाद है, अगर जरदारी की जायदाद है, अगर इमरान खान की को जायदाद है, या उसके नवाज शरीफ के बेटों की, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बूगी की, नूगी की, मंगी की, नंगी की, किसी की जायदाद है, तो वो जायदाद जो है वो अगर बेच के पाकिस्तान लाना चाहते हैं तो उनको तंग न किया जाए, ना उनको कुछ कहा जाए, पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए। जी नहीं साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान ये नहीं के कह रहे इनकी जायदाद है, लेकिन लीडर्स की भी है तो उनको भी कुछ नहीं कहना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। वो बदनामी से लोग नहीं लाते और फिर इधर आते हैं तो इधर हालात ऐसे हैं कि रियल स्टेट की 40,000 का प्लाट है तो उसकी 60,000 टैक्सेस है, 40 लाख। जी बिल्कुल इसी तरह है। तो इंशाल्लाह तकरीबन मैं देखिए, 40,000 की मिसाल दे रहा हूँ। लास्ट ईयर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी मैंने थी, 3 प्लाट बेचे हुए हैं इस CDA में आपके शहर में। अच्छा है आप प्रेसिडेंट हैं तो आपसे रब्ता होगा। मैंने 3 प्लाट बेचे, वो आज तक ट्रांसफ़र नहीं करा रहा है इस टैक्सेस की वजह से कि जून में टैक्सेस शायद कम हो जाए। देखिए सर, हम सब उम्मीद से आधे ही हैं। पैसे ही रखे हुए वो हैं। एक प्रोग्राम लगता था ना जी, हम सब उम्मीद से हैं, तो हम सब उम्मीद से हैं कि 236C 236K इसमें इस दफ़ा गवर्नमेंट की कोशिश है कि इनको कम किया जाए। 7E आपको पता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, जो डीम रेंटल इनकम 1% ऑफ ये FPR जो आप वैल्यू लोग था। हैं ना, बहुत अहम लोग हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ ये जज्बा होना चाहिए, दिलेरी होनी चाहिए कि साफ बता सके। मकसद है कि लोगों को, नवाज शरीफ को, उनको, CDA को मामलात देखो ना, वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी मैं जाता हूँ CDA के अंदर तो 10 लाख रुपया दे के बात करता हूँ। तो ये आप चेयरमैन हैं, तो आप किस तरह चेयरमैन हैं जो आप ये हालात है? जी मैं आज भी चेयरमैन CDA साहब के साथ मीटिंग थी। नहीं तो उसमें ये मैं आपको इंटीरियर मिनिस्टर हेड हैं उसके। सर देखिए न्याय साहब, ये बात तो नहीं की होगी ना इन्होंने, वो तो हमने तो ये बात तो नहीं मैंने तो खैर मैं तो ब्लंट हूँ इस मामले में कि जो हमारे कंसर्न होते हैं वो हम उनको ज़रूर बताते हैं। जैसे एडिशनल FAR के चार्जेस थे वो 930 रुपये पर स्क्वायर फीट थे, उनको बढ़ा के कर दिया 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। तो आज उसके ऊपर बात हुई है और उसमें एग्री किया उन्होंने कि ये बहुत ज़्यादा है और हम इसमें सब्सटेंशियल इंशाल्लाह कमी करेंगे और आने वाले 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर करेंगे। जल्दी कराएं ताकि कारोबार ज़िंदगी बढ़े। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तभी होगी जिस वक्त आपके पास ये एडिशनल कंस्ट्रक्शन होती है तो रोजगार लोगों को 60 से 70 इंडस्ट्रीज चलती हैं, यही हमने रियलाइज कराने की। चलिए अजहर सदीक साहब से बात करते हैं। अजहर सदीक साहब, आप जरा आपकी तरफ आते हैं। अजहर सदीक साहब, मैंने तो पाकिस्तान का इंटरनल गिला कर दिया, आपको बताया ना, क्या मैंने ठीक बात की है? बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आप हमेशा ठीक बात करते हैं और आप दिल से बात कर रहे होते हैं, और दिल से ये नहीं है कि किसी की बुराई या अच्छाई हो। आप रियलिटीज पे देखिए, ऐसे सच्चे लोगों की जरूरत है। माजरत के साथ मुनाफकत ज्यादा आ गई है, डिप्लोमेसी ज्यादा आ गई है, ताकतवर की हम अहमियत ज्यादा समझते हैं, लेकिन हकायक पे बोलना ये बड़ी बात है। खुद आप तो कान तरस जाते हैं कि हमारे कितने लोग हैं जो सच्ची बातें करेंगे हुकूमत को बचाने के लिए, और कोई है? बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है। मुझे आज देखे ना, मैं बैठे याद कर रहा था, मुझे आज भी याद है 84 में मैट्रिक में था, तो पाकिस्तानी करेंसी 90 पैसे की थी और इंडियन
1 रुपया, यानी इतनी वजनी हमारी करेंसी थी। आज गौर करें हम कहां ठहरे हुए हैं। अफगानिस्तान जो इतना बुरा हाल रहा, उनकी इकोनॉमी आपसे कितनी बेहतर है। बांग्लादेश को देख, आप आसपास के खित्ते को देख लें, और क्या करें। बांग्लादेश की तो बात ठीक है, अफगानिस्तान के मामलात ठीक नहीं है सर। करेंसी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी मामला तो अपनी जगह है, वो छोड़े इस बात को। करेंसी की बात करनी है मुझे। यानी मैं देखे ना मेरे साथ जुल्म कितना है। यानी मैंने साथ डॉलर नहीं रखता, मैं अगर रखने तो मैं पाकिस्तानी रुपये रखता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अजहर सिद्दीक ने आज से जब इमरान खान साहब को गिराया था 140 रुपये डॉलर था ना, अगर डॉलर रखे होते तो आज मैं डबल थे मेरे को डॉलर। यानी मेरा जो 100 रुपया था 1 लाख रुपया वो 2 लाख बन चुका था। लेकिन मैंने अपना वही रखा कि नहीं, आई लव माई कंट्री। और लेकिन ये न्याजी साहब समझ नहीं है हमारे सियासतदानों को, माजरत के साथ वो ही एक चक्रव्यूह चल रहा है। इसको गिरा दो, उसको गिरा दो, उसको उठा लो, उसको ले जाओ। और मुल्क की कश्ती भंवर में है, किनारे दूर हैं, नाखुदा खामोश बैठे हैं, समंदर चोर हैं। करेंसी रोज गिरती है, उम्मीदें टूटती रही, अवाम के ख्वाब महंगाई की नजर होते। जरा ये आपको पता हीरे है ना, ये हीरे चुने थे ना हमने, और ऐसे ऐसे हीरे कमाल है। 3-3 4-4 दफा हुकूमतें ले ली, कभी वजीर आला के तौर पर, कभी वजीर आजम के तौर पर। पीपल्स पार्टी ने अपनी नस्लें गुजार दी, इसमें दिया क्या है इस मुल्क को। आज जरा मुल्क को आज जरा सच्ची बात करके देखे ना, आप अंदाजा लगाएं, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर कर सके। टाके डाल रहे हैं किस तरह, पीडीएल, और कौन सा टैक्स है ये, चोरी है ये, माजरत के साथ, आवाम के साथ कानूनी तौर पर लगा ही नहीं सकते आप। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो बुनियाद, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या मतलब कि जहां से पेट्रोल निकालेंगे आप, क्विड प्रो क्वो का प्रिंसिपल है, उन इलाकों की बेहतरी के लिए लेना। आपने तो बदमाशी लगाई हुई है, नहीं सारी पूरी कौम से लेना है। अच्छा खुदा पूछे जी, अच्छा चले ले लेते हैं। कोई भी टैक्स का निजाम है ना, चाहे सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, ये पार्लियामेंट मुकर्रर करती है कि रेट कितना। यहां एक वो मुलाजम, वज़ीर आज़म, वो एक मुलाजम, वो बैठ के तय करता है कि मैं 10 रुपए लूं या 100 रुपए लूं। और तुम होता कौन है भाई, कौन है तुम भाई, किस कैपेसिटी में। अच्छा कमाल की बात है, इस मुल्क की तबाही बर्बादी में जब हम थे ना लॉ कॉलेज में, तो हमें तय करते थे वो विंस्टन चर्चिल दूसरी जंग अजीम है ना, वो एक बात किया करता था, जंग अजीम हुई तो पूछा उसने अदालतें काम कर रही हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर रही है। तो उसने कहा बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। आज देखें वो मुल्क कहां से कहां। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये तो मसले सामने सारे हैं, इसका क्या है हल, क्या है मतलब इंटरनल इकोनॉमी? बिल्कुल है मेरे पास हल इसका। जी बिल्कुल बताएं। मेरे पास हल है। हम हर दफा टेक्नोक्रेट और पता नहीं किस किस की मिसालें सुनते रहे हैं। नहीं, हम तो सदारती निजाम की भी बातें सुन रहे हैं, आजकल भी सुन रहे हैं। देखिए वो तो बड़ी याद रखिएगा ना, एब्सोल्यूट पावर चाहिए ना इकोनॉमी बेहतर करनी है ना अगर, लेकिन मैं कभी समझता नहीं इस बात को। नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं सकता। इकोनॉमी बेहतर हो सकती है एब्सोल्यूट पावर हो तो। नहीं, मैं इस फिलॉसफी से इत्तेफाक ही नहीं करता। फिर कैसे बेहतर होगी बताओ? मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने मुझे ये बताएं, आपकी गवर्नमेंट ही रही, तारीख इंसाफ ही रही, पीपल पार्टी रही, नवाज लीग भी रही। सर हम बहुत बेहतर रहे, सर हम बहुत बेहतर रहे। ना करें किधर बेहतरी थी वो सर मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। सुन ले मेरे से एक और उठाकर देखे, जीडीपी एक्सपोर्ट उठाकर देखे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग उठाकर देखे। कोरोना के दिन थे, आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री कितनी बूम की, ये रिकॉर्ड पे इतनी फैक्ट्री। वैसे रियल स्टेट का काम तारीख इंसाफ में बहुत अच्छा था, हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, और गूगी का काम भी बहुत अच्छा था। नहीं सर उसकी एक वजह समझिएगा। देखिए ना, आप हैरान रहे कि ये सेल टैक्स है ना, जैसे सेल्स टैक्स 0 कर दिया था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपए लगाई थी, सिर्फ 10 रुपए। ये मैंने चैलेंज की हुई, आज मैं पिछले 10 साल से लेकर चल रहा हूं इस जंग को। आप अंदाजा लगाए 52,000 कर्ज छोड़ के गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 97,000 अरब रुपया कर्जा है। यानी इन्होंने इस दौर के अंदर, यानी आप अंदाजा लगाएं, चोरी डकैती है 2,000 अरब रुपया तो आप पीटीएल ले रहे, जो लेना नहीं था आपने, आप वो भी लेकर कर्जे आप कहां से कहां ले गए।
कोई पूछने वाले, पहली तो बात आपके सामने रखो, 3 बातें हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर बंद करते सारा कुछ। क्या बना रहे हैं आप? नहीं हो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सर। रही। मैम जित मैं बताता हूँ किसने कहा नहीं हो रही, मुझसे सुन लें आप। अच्छा बताएं। बताओ। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल वो 52 अरब का था, 75 अरब का बनाया जी। तो पूछने वाला आएगा 1 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए करता। अच्छा सिविल सेक्रेटरी दिखाता हूँ आपको, आए इस्लामाबाद में अंडर पासिस मैं दिखाता हूँ आपको, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और नहर के ऊपर 55 करोड़ रुपए का। सच्चो बताएं जी आपको। जे इस्लामाबाद के सदर बैठे हैं ना, रियल एस्टेट के। ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जितने भी ये फ्लाईओवर्स बने हैं इस पे डेवलपमेंट हो रही है जी और उस पे करप्शन हो रही है। देखें जी, हमारे पास नैब मौजूद है, तहकीकाती एजेंसियां मौजूद हैं। अब हम स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं उसमें दे सकते। बिल्कुल उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो वो कौम के सामने नहीं तो आना आप चाहिए। उनकी सुने ना बातें जी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा लीडर है और तारीख इंसाफ का। तो आप सुने, बल्कि पॉइंट लिखें और ये बात करें, डिस्कस करें कि डिस्कस करें। ये जो इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद को तो ठीक होना चाहिए नहीं, ये ना? सारे मोहसिन नकवी साहब ने अपने सुपरविजन में बनवाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई करप्शन या कोई बात हो सकती है। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा। अच्छा जी देखिए, 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मेरा एक सवाल है बड़ा सीधा सा जी। आप एक तरफ कफायत शारी कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ 11 अरब रुपए का आपने गल्फ स्ट्रीम लिया आपने। सर आपने ये डेवलपमेंट सर जरूरत नहीं है इस वक्त मुल्क तो अपनी इकोनॉमी की जंग लड़ रहा है। आपको जरूरत ही नहीं है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की, जरूरत नहीं है आपको। देखिए आपको तवज्जो देनी चाहिए थी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बताएं, कोई एक पॉलिसी बता दें। यहां भी आप सुन नहीं रहे कि चीनी की वाफर मिकदार होगी, हर दफा यही कहानी है, एक्सपोर्ट होगी, कल चीनी मार्केट से शॉर्ट होगी, फिर वही चीनी आए, और ये रवायत चली आ रही है। अच्छा अजहर सदीक साहब अजहर सदीक साहब, ये तो बात आप कर रहे हैं ना। देखें मेरी अर्ज सुने कि आप इस बात में बिल्कुल ठीक हैं और ये बिल्कुल रियलिटी पे में है बात के जहाँ इकानमी का इंटरनल मामलात हमारे ठीक नहीं हैं और उस पर हम रोज़ाना बात करते हैं कि जिस तरह एक्सटर्नल मामलात हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, इंटरनल मामलात अच्छे हो जाने चाहिए। उसमें रियल एस्टेट का बहुत अहम बिज़नेस है जो कि तारीख इंसाफ में बहुत किया था, और लोग जो ज़्यादातर फॉरनर हैं हमारे वो पैसा लाते हैं तो इधर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी नहीं ला रहे। एक्सटर्नल एक्सपोर्ट का काम भी होना चाहिए, कारोबार ज़िंदगी चलना चाहिए। मैंने तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती देखी जहाँ लोग काम कर रहे हों। और कुछ गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करूं। हाँ मैं एक बात अर्ज करूं। देखिए सर, हमें 1000 बार इख्तलाफ हो सर, 1000 बार। आप आए दुबई में, दुबई कहाँ से बना है? वो रियल एस्टेट से बना। रियल एस्टेट चंद डेवलपर्स हैं। अब रिजवान साजिद नामी एक इंडिया का आम सा आदमी निकला वहां से। आपके पाकिस्तानी लीडर सारे दुबई में इनकी प्रॉपर्टी है, सारों की, सारी पार्टियों के लीडर ना, सारी पार्टियों के लीडर। बात भी है, तारीख इंसाफ, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, सारे लीडरों की इसको छोड़े। न्याजी साहब, मैं यूके में बता देता हूँ सर, मैं यूके में बता देता हूँ आपको। यूके में भी है, यूके में भी सारे लीडर। हाँ, दुबई के अंदर कार्बन पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। हाँ, इतना पैसा यहीं से गया है ना। ये लोगों ने रोका था, क्यों नहीं रोका? भैया न्याजी साहब जो रोते रहते हैं कि पैसे में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाओ, आगे करो। 300 मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि $300 मिलियन जो है वो गया है पाकिस्तान से बाहर। जी बिल्कुल, और ये हकीकत है। और अभी छोड़े ना, चले छोड़े, कभी ये यूं कर लेते हैं। ये नैब का हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, नैब तो खत्म हो गया, पर काट दी, एंटी करप्शन खत्म हो गया। किसने कहा आपको ये 4 साल में बता दें कोई बड़ा केस तोशाखाना के अलावा? सिर्फ एक तोशाखाना ही है जहां करप्शन हुई, और कोई बता दें आप? यानी आप इमेजिन करें, हुंडी के जरिए पैसा इतना गया बाहर। कभी दुबई में जाकर कोई मुश्किल काम है ना। चले आपकी तरफ आता हूं, सदीक साहब आपकी तरफ आता हूं। अच्छा सिद्धार्थ ताज साहब, आपने बड़ी हमें मालूमाती बात बताई कि आपकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। ये बड़ी बात है कि आजकल के दौर में आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं और उनको एहसास हुआ। बड़ी अहम सीट है इनके पास, अहम सीट। इस्लामाबाद और रियल एस्टेट का काम जो है ना बहुत अहम काम है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की आपने बात की, रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की,
इस्लामाबाद के हवाले से बहुत सारे लोगों को शिकायत हैं कि आबादियाँ, कच्ची आबादियों, मतलब आबादियों पे जो है वो उनको उखाड़ जा रहा है, काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद को कोई मॉडर्न सिटी बनाएंगे, मतलब इसको क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, सीरिया का तो इसमें मौक़िफ़ ये है कि हमने वो जगह जो ऑलरेडी एक्वायर्ड थी और वो इलीगल पोजेशन में थी, हमने वो स्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो वागुजार कराई है। अब इसमें डिफरेंट राय हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी डिफरेंट राय है, तो कोर्ट्स मौजूद हैं, अगर किसी का राइट बनता है तो उसको ज़रूर मिलना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर स्टेट की लैंड है तो उसका भी स्टेट को लैंड वो वापस मिलनी चाहिए अगर कोई इलीगल पोजेशन में है। हम ये नहीं कह सकते कि सीडीए में करप्शन नहीं है। आज भी मैंने चेयरमैन साहब को ये कहा कि इनका स्टेक है और काम करने वालों का स्टेक सिर्फ रिश्वत की हद तक है। बाकी इनका मैं उनके साथ आर्गूमेंट हमारा एफएआर के ऊपर था, तो वो भी बड़े पॉजिटिव आदमी है। चेयरमैन है, बड़े पॉजिटिव आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी है। मैं समझता हूँ कि वो एक ताज़ा हवा का प्रोग्राम में वो अच्छा ताज़ा हवा का झोंका है कि वो बात सुनते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा। और बहुत सी चीज़ों के साथ उन्होंने एग्री किया कि आपने ये बातें बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की हैं, और उन्होंने देयर एंड देन उसके डिसाइड किया कि ये चीज़ें हम इसमें आपको करके देते हैं, विद इन नेक्स्ट वीक आपको करके देते हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि जो सीडीए का इदारा है इसका अपनी तो कोई ख़ास सक्सेस स्टोरी नहीं है। 43 इयर्स हो गए हैं, इन्होंने अभी तक E12 का कब्ज़ा नहीं दिया। लोगों को कहते हैं कि आप 2 साल में बिल्डिंग बना के, और बेशक वो 30 मंजिला बिल्डिंग हो, 2 साल में आपने ये जो E12 है जी E12 जो सीडीए का सेक्टर है, 43 इयर्स हो गए हैं, आज तक किसी को कब्जा नहीं मिला। तीसरी नस्ल लोगों की क्या वजह है? कमर्शियल तो मिल गया, कमर्शियल E12 में अभी तक पोजीशन ही नहीं मिला। D12 तो अलग सेक्टर है ना सर। मैं E12 की बात करूं, D12 के साथ जो डेवलप ही नहीं किया आज तक। अच्छा, वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? देखें, सीडीए के पास इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू इनके पास हर चीज़ है। उनका कहना ये है कि जो पंजाबी में कहते हैं ना, कम जवान दी मौत है, तो उसको कहते हैं काम नहीं करना, काम नहीं करते। ठीक बात है, ठीक बात है, काम नहीं करते, लेकिन आप काम कराए हैं। आप हमने देखें, हमें तो पीएम साहब ने टाइम दिया था और हमने जो हमारे कंसर्न्स थे वो हमने ब्लंटली उनको बताए, और उन्होंने बड़े हम नहीं बताए थे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन आप मोहसिन नकवी को मिले जी। इंशाल्लाह हमने उनको लेटर लिखा और हम उनको इस्लामाबाद चैम्बर में मदऊ करना चाहते हैं। हम उनसे मुलाकात भी करेंगे। उसको ये सारे जितने प्रॉब्लम हम बता रहे हैं ना, उसको इन प्रॉब्लम्स का ही पता है। हाँ, वो बड़े और वो काम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। हमारे साथ तो वो रहे हैं ना इधर मीडिया में, जी, तो वो काम करने वाले हैं। वो काम करने वाले, डूअर, ही इज डूअर। ठीक। अच्छा, अजहर सदीक साहब, अब सुन पा रहे हैं? जी, आ रही आवाज? अजहर सदीक साहब, क्या हाल है इमरान खान का? न्याजी साहब, मैं आपको पता है, मैं कभी सियासत में इतनी इन्वॉल्वमेंट मैंने रखी नहीं। मैं पब्लिक इंटरेस्ट की मैटर पूछा जाए था पीपल्स पार्टी का क्या हाल है? नहीं, पीपल पार्टी जैन तो नहीं की ना अभी आपने? नहीं, मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर, मैं आई लव मिस्टर भुट्टो फॉर नंबर ऑफ रीजंस। मैंने उनका ट्रायल रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है, बाकी मैंने जितने बड़े काम उनके दौर में हुए हैं वो शायद कम ही हो सके, और वो अपनी जगह बात है कि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। लीडर्स कम। हजरत कायद आजम, हजरत इलामा इकबाल पाकिस्तान देने के बाद कभी सोचा तो ना कि 2 मुल्क है जो नजरियात के बुनियाद पर है, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का वजूद आज से नहीं, मेरे आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी उस वक्त कहा था कि ठंडी हवाएं आ रही हैं। अगर गौर करें इस बात को, पाकिस्तान का तो रहती दुनिया तक एक वजूद रहना और एक इनकलाब होना। आज भी देखे ना, पाकिस्तान की हाँ में हाँ है। अब जो मर्जी कहें आप इस बात को, वजह क्या है? वजह यही समझना है नहीं, लेकिन ये जो अभी नई बातें जो शुरू हो गई हैं कि पीपल पार्टी ने मलिक रियाज वाला बैरियर टाउन की जगह भी कराची के ट्रांसफ़र कर दी, और जो MQM के लीडर हैं वो बता रहे थे कि आधा कराची उन्होंने सरकारी जगह को ट्रांसफ़र करके बेच दिया है। तो ये क्या है? ये को अजीब
नहीं साहब, देखिए मैं जो कि इस कहानी है, मैं तो प्रैक्टिकली करप्शन पे बड़े केसेस किए हैं, पर एक बात में मैं नाउम्मीद नहीं, मैं लड़ता रहूंगा। इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस आए, कितने लीडर निकाले आपने, करप्शन पे हुकूमतें गई, सर वो पैसा रिकवर कर लिया आज तक आपने? नहीं हुआ। आज भी एवन फील्ड का सबूत नहीं है नवाज शरीफ के पास, आज भी सिरे महल के सबूत नहीं है, आज भी हकीकत काजी फायदी साहब जो पैसा बाहर भेजा, जो प्रॉपर्टी खरीदे, नहीं है सबूत। हमने तो स्टैंप लगा दी है ना, हमने तो बकायदा उनको लीगलाइज कर दिया है। कोई सोचिए इस बात को ना, इस मुल्क को। सर मेरे साथ रोना यही है कि इस मुल्क को आगे जिन्होंने लेके जाना ना, ये हमने एक तरीका बनाया हुकूमतें बनाना, गिराना और करप्शन के इल्जाम, यार इसको आगे कैसे लेके जाना है? अगर करप्शन थी आज से 20 साल पहले, ये हकीकत है, आज आपको आज भी जाकर देख ले, मोटरवे को आज उठाकर देख ले, 56 कंपनियों देख ले, मेट्रो ऑरेंज देख ले, मैं क्या क्या कहानी आपको बताऊं। अभी ये कैंसर अस्पताल जो है वो 52 अरब का है, 75 अरब का, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। नैब क्या खरगोश के नारे लगाए, 52 अरब का, ये 52 अरब का जो है कैंसर हॉस्पिटल, आप किसकी बात कर रहे हैं? लाहौर में नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ के अस्पताल की बात कर रहा हूँ जी, जो इमरान खान का बयानिया तोड़ने के लिए उनका कैंसर अस्पताल, यानी आप अंदाजा लगाए इन लोगों को तफीक नहीं हुई। अच्छा, वो जब से इक़्तिदार में आए हैं, ये तो इमरान खान का क्रेडिट है, तो उसने गवर्नमेंट को पैसा ना लिया, अस्पताल बना के दिया आपको। उन्होंने कहा इससे बयानिया टूट जाएगा। वो क्या बयानिया टूट रहे तुम लोगों से? तुमने जेब से बनाया, वो जो जाति उम्र में जदादे हैं, वो जो पैसा बाहर पड़ा है सिरे माल का या एवन फील्ड का, बनाओ लाकर यहाँ पर जदादे, फिर पता चले कि क्या है। यानी वो 11 अरब के जहाज ले ले, किस लिए भाई? यानी को मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, दिल खून की असर होता है। कोई पूछा है 4 सालों में लोगों को? कोई एक एहतसाब किया उन लोगों का? यानी हॉर्स एंड कैटल शो करा दो 3 अरब रुपया, वो पतंगबाजी करा दो 2 अरब रुपया, वो भी बाप का पैसा है यार। खुदारा यार, न्याय साहब दुख होता है इस बात के ऊपर, तो जो बैठे हैं ऊपर उन्हें पूछना चाहिए इनसे। वो आप जास भी खरीदा है, वो 11 अरब का गवर्नमेंट का सर, वो सर मैंने लिखी है उसमें खत, आपने इनके पास जवाब ही नहीं है। गल्फ स्ट्रीम सर ये लेना था, बॉम्बार्डियर सस्ता है इससे, वैसा हमें है हुक्म ठीक है। यानी अजहर सिद्दीक, देखिए मैं एक बात आपके सामने बड़ी जबरदस्त करने लगा हूं सर मैं बताऊं आज इस मुल्क की नाकामी की एक वजह बताने लगा हूं। आपने अदालतें तबाह कर दी सर। अजहर सिद्दीक जो है ना, इन सारे मामला को अदालतों में लेके आता था। मैं पिछले 2 साल से इतने मामले अदालतों में लेके आया। आपने सीसीडी के जरिए 1000 के करीब बंदा मार दिया आपने। अखबारों में इश्तेहार दे के, आपको तो मिलते नहीं है मुझे पता है इश्तेहार, यहाँ अरबों रुपए के इश्तेहार बांट दिए। क्या यार को पूछने वाला है? ये आपको पता है कि मुझे इश्तेहार नहीं मिलते, ये इसका मकसद है आप। साहब देखिए मैं बताऊं, आप देखिए सीधी बात करते हैं तो आपकी तो आवाज कबूल नहीं है उनको। ये ना कहे मुझे पता नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम में बड़े सच बता रहा हूँ। मेरी चाहत होती है आपके प्रोग्राम में आना, मेरी चाहत होती है, मैं जितनी खुल के बात कर लेता हूँ यहाँ। वो बाकी तो जब एक दिन बात, ये मैं कमरान साहब की बात करूँ, मेरा दोस्त है वो, लेकिन जब मैंने खुल के को बातें की, चला दी, अब हालत ये है, वो मैं ये नहीं कहता कि वो डरता है, उसका प्रोड्यूसर डरता है। आप अंदाजा लगाए, हामिद भी मेरा दोस्त है, बड़े दफा प्रोग्राम में बुलाया, और मैं सच्ची बातें करने वाला आदमी हूँ सर, मुझसे नहीं झूठ बोला जाता सर। आज 26वीं 27वीं तरमीम ने जो तबाही की है ना अदालतों की, सर आप सोच नहीं सकते। 28वीं तरमीम के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? वो जो रह गया ना, वो 40वें के बाद हर साल आप वर्सी बनाते हैं। वो मैं एक बात करता चलूं नियाज़ी साहब, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं एक बात कर दूं इजाजत के साथ। देखिए प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में मलक रियाज को निकाल के आपको होगा कि बड़ा कुछ किया। वो दुबई में जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक आम सा ठेकेदार, और आज दुबई में जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर लिया यार। प्रोजेक्ट तो उसका बंद हो गया दुबई में। सर वो एक सर यही तो जुल्म है कि एक बंदे ने यहाँ हाउसिंग सेक्टर को कहां से कहां ले गया। वो ठीक है आपके जहां ले गया था, लेकिन जो पाकिस्तानी लोगों ने पैसा बाहर भेज दिया दुबई में काफी। न्याजी साहब अजहर सिद्दीक को क्यों नहीं मिला ये पैसा? ये अगर मलिक रियाज को दिया तो लोग ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, उसके नाम की वजह से। आज मैं तो सर देख के आया हूं प्रोजेक्ट उनका, मैं देखे ना वहां रिजवान साजन है इंडिया से, वो कहां से शुरू हुआ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसने वहां खड़ा कर लिया। वो
ओ भाई खुदारा यार, आप ऐसे लोगों को आप धक्के देंगे, क्या मिलेगा आपको धक्के देके? मिला क्या पिछले 4 सालों में, क्या मिला आपको? और ठीक है पैसे निकाल दिए उसकी तरफ, और मुझे बड़ा कुछ पता है कि कराची के प्रोजेक्ट के हवाले से जो इल्जामात लगते रहे, अब जो मर्जी आप कहते रहे सर जो मर्जी आप कहते रहे, यही आपको सोच बदलनी है, यही बदलना है आपको। ऐसा देखे ना, आप बात करते हैं ना, फिर 900 अरब रुपया कहां से लेंगे उससे? सर मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए, 900 अरब रुपया सर एक बहुत बड़ी रकम होती है, एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी हो ना, कितना गरम कमा लेंगे सर? हिसाब किताब लगा के देख लेते। फिर ये तो जो बैरिया कराची में जनरल फैज था फंसाने वाला होते, जनरल फैज ने ड्राड रू का ये सारा कुछ कराया था उसे, मुझे तो पता है इसका इंजनों का। ठीक बात। 460 हजार रुपया बलोचिस्तान का बजट है सर। वो एक बंदा, मुझे सिर्फ इतना बता रहे हैं आप, एक बंदा जिसने अपना सहरा की जमीन ली, सहरा की जमीन लेके उसमें उसने दुबई बना दिया। तुमने पैसा क्या लगाया है? वो सहरा की जमीन पे उसका आइडिया था, उसने लगा, अगर उसने कमाया है तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। आप चले मान ले, मुझे तो याद है 25 अरब रुपए की जमीन थी सारी, 25 अरब रुपए की सिर्फ जमीन थी। आओ उस वक्त, आज भी उसके आसपास की जमीन की वैल्यूएशन निकाल ले, लेकिन उसमें तो आइडिया उसका है। 6 मेरी कमाल, मैं तो जब मैं वहां गया मैं तो परेशान हो गया। आज आके देखिए वहां कराची क्या बना दिया उसने। ये अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत और हौसला दिया। ये अपने आज रावी के करीब रूटा बना रहे हैं ये, और ये भी आइडिया उसका था, मुझे पता है, मैं डिस्कशन हुआ था। रूटा का प्रोजेक्ट भी कंसीव करने वाला, यानी एक आम आदमी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, अल्लाह ताला ने उसको ज़हन दिया, उसको इस्तेमाल करे। यार लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? यानी वो 460 हजार रुपए ज्यादती की उस सारे पे। मुझे ये बताएं, एक जमीन जो है यानी 8 लाख रुपए की एकड़ थी, 8 लाख रुपए की एकड़ थी, आप कह रहे हैं कि आप हमें 1 करोड़ रुपया कनाल का दे। ठीक है अजहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे साथ पॉइंट्स जो हैं वो नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ठीक बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, प्रॉपर्टी पे टैक्सेस के हवाले से भी कोई बात हुई है? कुछ टैक्सेस कम किए जा रहे हैं प्रॉपर्टी पे? जी इंशाल्लाह जी, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑलरेडी आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट ईयर से फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम की। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी जो 4% थी वो 1% की। जो डीम्ड रेंटल इनकम 7E जो था वो 1% ऑफ FBR वैल्यू हर साल आपको पे करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन था, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की ने ख़त्म किया। अब 236C 236K ये जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो हमारी तजावीज़ पर कमी करने की कोशिश कर रही है। और हाउसिंग सेक्टर के लिए आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडाइज्ड लोन जो लो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए, घरों के लिए एक बैंकों को जो है वो डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें 5% के ऊपर वो 15 साल 20 साल के लिए उनको लोन मिलेगा। पहले 10 साल वो सब्सिडाइज रेट पे होगा और अनदर जो 10 ईयर्स है, अगर 20 साल के लिए को लेना चाहता है तो वो मार्केट रेट के ऊपर उनको मिलेगा। तो ये वो चीज़ें जिनसे प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इससे ज़्यादा अब 1 करोड़ रुपया तो आ गया, लेकिन 1 करोड़ रुपये में G7 G6 या G8 या G10 या G11 G13 14 में तो 1 करोड़ रुपये में कोई प्रॉपर्टी आप कोई लो पेड या लो इनकम वाला जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो नहीं ख़रीद सकती। तो उसको कहाँ ख़रीदनी पड़ेगी? उसको इसी इस्लामाबाद या रावलपिंडी के पैरा फ्री में ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। उसमें गुज़श्ता 4 सालों से किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई एक भी NOC अप्रूव नहीं किया। अच्छा। तो फिर कहाँ लोग जाके आबाद कहाँ होंगे? ये जो स्कीम है ये भी डाउन द ड्रेन चली जाएगी। ये लोग इस पैसे को लेके तो अपने घर नहीं बना पाएंगे। तो इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है कि राइट फ्रॉम द डिमांड, और फिर उसके बाद उसके लिए वो प्रोडक्ट उसके बजट के मुताबिक, उसकी एग्जीक्यूशन, उसको टाइमली डिलीवरी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेक श्योर करनी पड़ेगी। 1 विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ये अप्रूवल्स के लिए। तो ये कब होगा? ये सर न्याय साहब बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है, ये कोई पता नहीं कब होगा। जी बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन कब? ये हमारी तो यही है कि ये, लेकिन गवर्नमेंट की इस वक्त मुझे इंटेंशन ये लग रही है कि ये चले। देखिए, लोगों को काम करने का मौका आपने नहीं दिया, लोग अपना पैसा लेके दुबई गए। आप मोहसिन नकवी को मिले,
और जब लोगों को आप यहाँ काम करने का मौका देंगे, हमारे एक दोस्त थे, वो पिकाडेली सर्कस में उनकी शॉप है सोवेनियर्स की, वो हर यहाँ ऑक्शन में एक आध प्लॉट 2 प्लॉट लेते थे। जब इन्होंने ये चार्जेस बढ़ाए, FAR के चार्जेस, और इतने टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए, तो उन्होंने डाउन पेमेंट्स भी CDA को छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं इनके साथ काम ही नहीं करता, वो वापस चले गए। तो फिर उन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की। बेशुमार हमारे दोस्त हैं। उसमें तो कोई आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, काम नहीं करने देंगे तो फिर लोगों ने कहीं तो काम करना है। नहीं देते तो लोग बाहर जाते हैं, लोग कहीं काम तो करेंगे ना जाके। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने तो यही प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, यही हमेशा ये प्रोग्राम में यही बात की है कि अंदरूनी तौर पे मामलात रियल स्टेट के, इनको इस तरह इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि उनको अगर कोई बाहर से पैसा भेजता है तो उनको वो बिल्कुल एक निशाना न बनाए और बाहर से पैसा आने दें और वो इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको इनकरेज करें। FDI आएगा तो हमारे एक्सचेंज बढ़ेगी। हाँ, और वो ज़्यादातर जो है ना प्रॉपर्टी पे ही आना। 60-70% जो बाहर से आती है रेमिटेंसेस, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो सरप्लस पैसा होता है वो सारा इसी सेक्टर में जो है वो। तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट से क्या पैसा वापस आ रहा है एमनेस्टी है? ये रोशन डिजिटल अकाउंट ये एक सोल्यूशन, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पैसा बाहर गया है। और जो पैसा वैसे भी जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो रोशन डिजिटल अकाउंट का ओपन करवा के उसके ज़रिए अपनी जो पैसा है उसको पाकिस्तान में भेजते हैं। मुख्तलिफ बैंकों में ये ऑप्शंस दिया है, वहाँ ब्रांचेस उनकी मौजूद हैं, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू लोग पैसे भेज रहे हैं। और हम चूँकि इस फील्ड में हैं तो हमें पता है कि इस वक्त पैसा आ रहा है, लोग और भी लाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ना दी, लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना करने दिया, लोगों को तंग किया, तो फिर ये कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं, तो तब है ना जी, ये तो हो रहा है, तो तब लोग बाहर पैसा भेजते हैं। तो ये GCC कंट्रीज़ की इस वक्त जो ओवरऑल एक सिचुएशन है, तो ये इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसी 78 साल में कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ये अब पहली अपॉर्चुनिटी है, तो इसके ऊपर नहीं अभी उनको रियलाइज तो हुआ है गवर्नमेंट को, इस सबको के इंटरनल मामला तब बढ़ेंगे कि हम रियल स्टेट, एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों में तवज्जो देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कारिया साहब। कमरुज़्ज़मान कारिया साहब, वेलकम टू सच्ची बात शो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रहे साहब। वालेकुम कारिया साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या देखते हैं मौजूदा पॉलिटिकल हालात? मैंने अभी देख रहा था बिलावल साहब का वहाँ पे फंक्शन, बड़ी दुनिया थी, बड़े लोग थे, नवाज शरीफ का भी देख रहा था, लेकिन बिलावल का बहुत बड़ा फंक्शन था। तो आप कैसे हालात मामलात आगे देखते हैं? कुछ नई नई बातें जो सुनते हैं वो मैं आपको बता दूं। कुछ बातें हम सुनते हैं जी पिंकी का झगड़ा हो रहा है, कुछ बातें सुनते हैं जी वो MQM वाले कर रहे हैं जी, इन्होंने गवर्नमेंट की जगह जो है सारी ट्रांसफ़र कर ली है अपने नाम, जो गवर्नमेंट की कराची में थी, फिर मलिक रियाज की जगह ट्रांसफ़र हो गई। कुछ खिलाफ मुहिमें चली हुई हैं, कुछ फेवर में चली हुई हैं। तो कैसे देखते हैं पीपल पार्टी के मामला? सब जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित की सबसे मकबूल जमात थी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जितने आज तक सियासी आज़ादियाँ और हकूक दिए और उनको जो सब्सिडियाँ दी, उनको जो उनके हकूक फराहम किए, ये सारे पीपल्स पार्टी के अदवार में हुए। भुट्टो शहीद से लेके पिछली जो हमारी हुकूमत थी उस तक, और आज भी वो लोग पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात थी। सीटें मैनेज जिस तरह कर दी जाती हैं हो गई, लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमने 23 हलकों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। शायद हम वाहिद जमात हैं जिसके 23 हलकों में कैंडिडेट था। और इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हवा की फिजा है वो बहुत अच्छी है। सारी जमातों को जाना चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, बाकी जमातों की क़यादतों को भी जाना चाहिए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो
और पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी कम होगी, मनफी सियासत की कमी होगी, गलत रुझानात का खात्मा होगा। ये बड़ा सिंपल इशू है और हम इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत कायम करने में वहां कामयाब होंगे। जहां तक ताल्लुक इल्जामात का है, ये कोई नए नहीं है। एमकेएम हमेशा इल्जाम लगाती रहती है, अगर स्टेट लैंड कोई हमने कब्जा कर ली है, फलाने अपने नाम करा ली है, तो उसके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं जी। अब वो रिकॉर्ड सारे तो तब्दील नहीं हो जाते। कराची के अंदर क्या अब किसी पे क्या इल्जाम लगाना? सो उनके इल्जामात के अंदर ना कोई जान थी, ना मैं इस काबिल उन्हें समझता हूं कि उसके ऊपर कोई बात की जाए। पिंकी को पकड़ा गया। पिंकी एक बदकिस्मती की दास्तान है, इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर मंशियात का कारोबार बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है और ये आज नहीं है, और ये सिर्फ सिंध में नहीं है। जितना पिंकी किया गया और कराची किया गया, क्या लाहौर में, आपके अपने शहर इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के और शहरों में ऐसे कार्टल्स नहीं हैं? एएनएफ क्या रोज इस तरह के छापे मार के और सैकड़ों मन या दसियों मन चरस और अफीम और इस तरह के मंशियात नहीं पकड़ती? कभी किसी ने इतना तसलसल के साथ सारे मीडिया ने, मैं अलर्ज कर रहा हूं एक तरह का, कि सारे मीडिया ने एक खास कराची पिंकी हर ब्रेकिंग न्यूज में, हर जो आपका अर्ली न्यूज होती है, कोई दसियों दिन, और फिर उसकी लाइव फुटेज चला के उसको इतना पॉपुलर कर दिया। अगर उसके खिलाफ कोई इवेंट एक्सीडेंट कोई था तो उसके सामने लाना चाहिए। वो एजेंसीज के पास नहीं, आपके पास है आप लाइए, दूसरों के पास है वो लाएं, लेकिन उसको सिंध के साथ जोड़ देना, कराची के साथ जोड़ देना, ये बड़ा बदकिस्मती की बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसे जराइम का, कार्टेल्स का खात्मा होना चाहिए। मैं तो मेरे बात करने का, मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि देखो ना, पिंकी का मामला हो या मलिक रियाज का मामला हो, मलिक रियाज के तारीख इंसाफ से ही तल्लुकात थे, नवाज शरीफ से ही थे, उसको भी पीपल पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ जोड़ दिया है, और पिंकी को पीपल पार्टी के साथ जोड़ दिया है। ये क्यों सारी चीज़ें? और एमक्यूएम ने जो सरकारी जायदाद को एमक्यूएम ने पीपल पार्टी के साथ जोड़ दिया है, तो ये क्या चक्कर? मैंने अर्ज किया कि पिंकी का किसी पीपल्स पार्टी के सियासतदान के साथ कोई हिस्सेदारी, कोई बात, कुछ बाजी दिखाया गया हो, मुझे हैरानगी, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ओथ की अपना मलिक रियाज की है सर। मैं कहता हूँ मलिक रियाज से चलो ताल्लुक वास्ते सबके थे ना जी। हाँ। ये तो एक बहुत बड़ी, मतलब एक बदकिस्मती की बात है या अनफॉर्चुनेट ऐसी सूरत हाल है कि पिंकी करके उसको अपने हीरो पे दिखा दिया। हमारे सारे चैनल्स ने सारी खबरों में वो उसने दुपट्टा ले लिया है, उसने दुपट्टा उतार दिया है, वो गाड़ी से उतर आई है, सारा दिन वही उसी को चलाते रहते हैं, उसकी तो समझ नहीं आती। देखें उसकी हमें समझ नहीं आती कि ये पिंकी को क्यों इतना अहम किया जा रहा है। आप अपने प्रोग्राम में अभी कोई 8वीं दफा उसका नाम ले रहे हैं। मैं 9वीं दफा। अच्छा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपकी तवज्जो ये चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस तो करीब है 7 जून को, लेकिन उससे भी बढ़ के एक और मसला है, वो मैं सदाकत खान साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि 9 जून को आज़ाद जम्मू कश्मीर में लॉन्ग मार्च हो रहा है, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद होने का इम्कान है। उससे पहले आप भी उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे जिसने अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात किए, लेकिन अब ये जानना चाहता हूं कि आप ही की हुकूमत है वहां पे, अभी तक 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला हल नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन में हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आप ये बताएं कि असल मसला क्या है, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? पहली गुजारिश तो ये है जी कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, ये सियासी जमातों का, सियासी हुकूमतों का और दीगर इदारों का फेलियर है। एक अवामी उभार आया, उस उभार को उन्होंने एक दरिया बचाओ मुहिम चली, मुहिम को साथ आगे बढ़ाते बढ़ाते और फिर उनके मुतालबात इतने माने गए, इस हद तक स्टेट उनके मामलात में नरमी इख्तियार करती गई कि अल्टीमेटली 3 रुपए यूनिट, यानी ये अपनी नालायकियों को उस वक्त आजाद कश्मीर की हुकूमत संभाल ना सकी,
₹3 यूनिट पे एग्रीमेंट कर लिया, जो कि वायबल ही नहीं है। लेकिन अब एग्रीमेंट हो गया है, अमल दरामद हो रहा है। और अब वहां सूरत हाल ये है कि ना गैस है ना लकड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए कि वहां पे जब उनकी टोटल डिमांड 250 से 300 मेगावाट हुआ करती थी पूरे कश्मीर की, इस वक्त वहां पे कंजम्पशन कुछ 700 मेगावाट की हो रही है और इससे आगे बढ़ने का अमकान है। सो जरा गौर फरमाइए ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है। इसी तरह लेकिन ये मुतालबे थे, माने गए, अब गलत हुआ जो हुआ। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने फिर धरना दे दिया, फिर हमें बताया गया, हम आखिरी मोमेंट पे जाके, जब आप आखिरी मोमेंट पे जाके मूवमेंट में बैठते हैं तो आपके पास स्पेस बड़ी थोड़ी होती है। फिर भी हमने 38 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की और उनमें अभी जाके जब हमारी दोबारा मुलाकात हुई 30 तारीख को, तो उसमें हमने उसको बड़ा एक एक पॉइंट रख के देखा। उसमें से आधे से ज्यादा 18 या 19 पॉइंट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि गे के अलावा कुछ नहीं है। नहीं देखे ना, ये मैं उनके क्या कहूं, जिस तरह की देखे वो कहते हैं, जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते हैं मैं करूंगा, फिर वो गालियों पे आ जाएंगे, आप ये चाहते हैं। सो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि गागेगी क्या है, गागेगी ये है, उन्होंने गुजारिश ये है कि जो काम किया वो ये था, हमने कहा कि जी फर्ज करें आपकी गवर्नमेंट ने उसकी स्टडी करके अपना प्लान बना के उसकी डिमांड जनरेट कर दी है और अब CDWP की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में और बजट के अंदर, ये बजट के अंदर पैसे आएंगे ना, कोई 10 अरब है, कोई 6 अरब है, कोई 5 अरब है। ये आप जानते हैं ना कि गवर्नमेंट के पैसे आप बजट की बुक्स के अलावा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये प्रोजेक्ट उसमें आ जाएंगे। अब ये गागेगी है, अगर उनके खिलाफ फर्ज करें FIRs का खात्मा होना था तो 200 में से 177 FIR खत्म हो गई हैं और बाकी जो है वो कत्ल की FIRs हैं। तो उसके ऊपर हुआ था कि इस पर कमीशन बनेगा, वो बन चुका, लेकिन ये गागेगी है। इसी तरह की और सूरत हाल है इन सीटों के बारे में भी, जो आप फरमा रहे हैं ना कि इससे हुकूमतें बनाने बिगाड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी नहीं है। आप दीगर जमातों को कह सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी नहीं है। हमने कभी इन सीटों को ना हमारी अक्सरियत इसमें आती है, हम आजाद कश्मीर के अंदर से जीतते हैं। लेकिन उनके इस मुतालबे पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, उन्होंने भी आरा दी, हमने भी आरा दी और हमने उन्हें कहा कि देखिए हम इस कमरे के अंदर बैठ के 2 जमातें और आप जैक ये इसका केस का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर और कश्मीर की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कश्मीर की दीगर सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत से मशावरत चाहिए और आपने तलवार लटका रखी है कि हम 9 को हड़ताल कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप अपनी डेडलाइन को 15 तारीख तक आगे ले जाए। अच्छा। सिर्फ 6 दिन 15 तारीख तक आगे ले जाएं, ताकि हम APC करके आजाद कश्मीर की जमातों से भी मुशावरत करते हैं और पाकिस्तान से भी मुशावरत करते हैं और इसका कोई मुनासिब हल निकालते हैं। आपकी बात में वजन है, लेकिन हम आपकी बात का वजन संभालते संभालते मुकदमा कश्मीर तो खराब नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस डेडलाइन से तो हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा। इसके बावजूद APC हो रही है कल और हम बाकी भी जो हमारे अक़दामात हैं उस पर हम रिव्यू कर रहे हैं और हमें तवक्को है अभी भी कि हम ख्याल करते हैं, आजाद कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करते हैं, वो भी करते हैं। हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो भी रैशनली सोचे, हमारे भाई हैं और वो आजाद कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन इस तरह हट धर्मी के साथ अपनी बात पे बिल्कुल कहना कि जी इसमें हम हटेंगे ही नहीं, इसमें बाकी भी स्टेक होल्डर हैं, दे आर नॉट द सोल स्टेक होल्डर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सदाकत नईर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात के साथ खुदा हाफिज़।